नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपका रिवीजन अच्छा चल रहा होगा और प्रैक्टिस भी आप लोग कर रहे होंगे। तो देखिए, आज टॉप टॉप जीके जीएस का 17वां लेक्चर रहने वाला है हमारा। इससे पहले 16 लेक्चर करवा दिए थे मैंने, ठीक है। तो देखिए, कल आपका पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है, आप सबको बधाई है। आपके लिए छोटी सी वीडियो आएगी, ठीक है। क्या गलतियां आपको नहीं करनी है वो आपको दिन में मिल जाएगी आज। साथ ही देखिए, ये जो एमसीक्यू सीरीज है, जो इसके बाद आपका दूसरा एग्जाम रहने वाला है, वो रहने वाला है वीडियो पटवारी लेखपाल का एग्जाम, ठीक है। तो ये वीडियो उसके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, जिसको अच्छे से देखिए, ठीक है। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क के भंडार के लिए, तांबा भंडार के लिए, हीरे के खनन के लिए या फिर संगमरमर के लिए? तो ये प्रसिद्ध है आपका हीरे के खनन के लिए। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र, ठीक है। सेकंड है, प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तो पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है, तो पहला तो आपका क्या रहेगा बिल्कुल यहाँ पे, क्या आपकी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी, क्या वो पीसी महालनोबिस पर थी? नहीं, ये गलत है आपका, ठीक है। दूसरा कह रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? कह रहा है हाँ। देखिए, इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहली वाले में जो था ना, कृषि को यहाँ पे प्राथमिकता दी गई थी, ठीक है। तो ये हो जाएगा सेकंड बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी ना, ये किस पे थी? ये हेरोड डोडर मॉडल पे थी, हेरोड डोमर मॉडल पे थी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे पहला गलत हो गया है। सेकंड में जो चीज बोली गई है ना कि कृषि उच्च उत्पादकता, हाँ, यहाँ पे जो मेन फोकस किया गया था ना, वो किया गया था कृषि पर, ठीक है, मूल्य स्थिरता पर, बुनियादी ढांचे पर, ठीक है। इसके ऊपर यहाँ पे मेन चीज फोकस किया गया था, इसलिए यहाँ पहला आपका गलत है, दूसरा आपका सही है, ठीक है। अगला है, दृश्य मदों के आयात निर्यात का अंतर कहलाता है व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन, लेखा संतुलन या फिर ए एन बी दोनों। तो क्या कहलाता है? ये व्यापार संतुलन यहाँ पे कहलाता है, ठीक है। देखिए, इकोनॉमी के क्वेश्चन भी डाले हैं मैंने आज, ठीक है, क्योंकि इकोनॉमी से भी अभी 4 से 5 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चौथा है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1950 को किया गया था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपको ये दिया गया है, जो कि बिल्कुल आपका क्या है, गलत है यहाँ पे, ठीक है। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष अप्रैल मार्च से, देखिए ये जो है ना, 1 अप्रैल से लेके मार्च तक। देखिए, जो पहले बैंक, वैसे तो हम लोग देखते हैं तो यही चलता है हमारा, अप्रैल से लेके फाइनेंशियल चलता है ना, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक चलता है। बट बैंकिंग की बात करूंगा ना, तो बैंकिंग का आपका अप्रैल से नहीं चलता है, ये आपका जुलाई से चलता है, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 1 जुलाई से लेके 30 जून तक चलता है, ठीक है। तो ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, तो दोनों गलत होंगे आपके, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। अब आपके लिए क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? आपको डेट बतानी है यहाँ पे, ठीक है, कमेंट में। पांचवा है, थोक मूल्य सूचकांक का वर्तमान आधार वर्ष क्या है? अब देखिए यहाँ पे बात क्या कर रहा है, थोक मूल्य की बात कर रहा है, ठीक है। 2010 11 11 12 14 15 या फिर 15 16, ये क्वेश्चन आपने बार बार एग्जाम में देखा होगा। तो हमारे जो थोक मूल्य सूचकांक है ना, इसका आधार वर्ष अभी हम किसको लेते हैं? 2011 और 12 को लेते हैं। इसके बेस पे हम यहाँ पे डिसाइड करते हैं चीजों को, ठीक है। अगला है छठा, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1972, 1974, 1977, 2019 में। अब बात क्या कर रहा है? वाटर प्रिवेंशन की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1974 में, ठीक है। वाइल्ड लाइफ वाला कब का था? आपका 72 का था, ठीक है। ऐसे याद रखना, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सातवां है, करेवा मिट्टी किस प्रक्रिया द्वारा बनती है? नदी अपर्दन द्वारा, हिमानी अपर्दन द्वारा, हिमानी निक्षेप द्वारा या फिर वायु निक्षेप के द्वारा? तो बात कर रहा है, करेवा मिट्टी की बात कर रहा है, तो ये मिलता है हिमानी निक्षेप, ठीक है। आठवां है, अरोरा बोरियालिस तथा अरोरा ऑस्ट्रेलियस की घटना किस स्तर से संबंधित है? अब देखिए, ये क्वेश्चन है ना, जो ये आपके थोड़ा पेचीदा क्वेश्चन रहते हैं, और ऐसे क्वेश्चन 3 से 4 तो देखने को मिलते ही हैं। तो छोप मंडल से है, समताप मंडल, मध्य मंडल या फिर आयन मंडल से? तो अरोरा बोरियालिस तथा अरोरा ऑस्ट्रेलियस जो है ना, ये घटना आपके आयन में संबंधित, किससे है? आयन मंडल से, ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन 2 कालों के मध्य हुआ है? अब जो गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं ना भारत में, तो इनका जो कह रहा है कि निर्माण हुआ है, वो किस काल पीरियड में हुआ है? क्रिटियस से इसोइयन काल में, इयोसीन से प्लायोसीन काल में, कार्बोनिफेरस से जुरेसिक काल में या फिर प्लेस्टोनियन से होलोसिक काल में? तो ये किस में हुआ है? तो इनका निर्माण जो हुआ है, कार्बोनिफेरस से जुरेसिक काल के बीच में हुआ है। गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं, ठीक है, इनका जो निर्माण हुआ है।
अगला है 10वां क्वेश्चन, भारत में विश्व की मैंग्रोव वनस्पति का लगभग कितना अंश है। अब यहां से आपको क्या करना है, अभी जाके, या आप अभी नहीं, आपको एक टॉप एक मतलब पेज में लिखना है कि आपको जो फॉरेस्ट रिपोर्ट आई है ना अभी, तो फॉरेस्ट रिपोर्ट जो आई हुई है दोनों पढ़नी है, उत्तराखंड की पढ़नी है और नेशनल वाली पढ़नी है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, ठीक है। तो भारत में जो मैंग्रोव वन है ना, मैंग्रोव इसका लगभग कितना प्रतिशत है। सबसे ज्यादा अगर बात करेगा तो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, फिर आपका गुजरात में है, तो ऐसे याद रखना। तो 3%, 6%, 9%, फिर 12%। तो ये आपका कितना है, ये आपका देखिए कह रहा है ना भारत का, तो ये होगा 3%। कितना हो जाएगा, 3%, बिल्कुल राइट होगा आपका, ठीक है। 11वां है, निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारों की भूमि, लैंड ऑफ बिग गेम्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। शीतोष्ण घास के मैदान, उष्ण कटिबंधीय मानसून प्रदेश, उष्ण रेगिस्तान प्रदेश, उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश। तो इसका राइट ऑप्शन है आपका यह है उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश जो होते हैं, ठीक है, इनको लैंड ऑफ बिग गेम्स भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी रहेगा। 12वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पारिस्थितिकी संतुलन के लिए न्यूनतम वनाच्छेदन कितना होना चाहिए। अब देखिए जो राष्ट्रीय वन नीति है ना, इसके अनुसार सरकार ने डिसाइड कर रखा है कि हमारे देश के अंतर्गत वनाच्छेदन इतना होना चाहिए, ठीक है, संतुलन के लिए, पारिस्थितिकी संतुलन के लिए। ये कुल भूमि का 1/4 भाग है, 1/3 भाग है, 1/2 भाग है, या फिर 1/5 भाग है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने देखा होगा, बोला गया है कि 33% क्या होना चाहिए यहाँ पे, वनाच्छेदन होना चाहिए, मतलब फॉरेस्ट होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। पर भारत में अभी 24 से 25% के आसपास ही वन है, ठीक है, इसको याद रखना। आगे बढ़ते हैं। 13वां है, उपयुक्त विकल्पों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है पुनः सार्वजनिक सभा 1867 में हुई थी, ठीक है, पहला तो आपको ये दिया हुआ है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। सत्यशोधक समाज 1873, ये भी सही है। तत्वबोधिक समाज 1839, ये भी सही है। बेलूर मठ 1885, ये आपका क्या है, गलत है यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। 14वां है, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में हुआ है, ठीक है। जो जैन साहित्य में उसकी भाषा है जो, और उसकी लिपि है, वो आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। और ये लिपि और भाषा वाला सवाल एक न एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो देखिए जैन साहित्य भाषा क्या है, ये आपकी प्राकृत भाषा है यहाँ पे, और ये लिपि है वो अर्धमगधी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका यहाँ पे राइट रहने वाला है। 15वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दार्शनिक नागार्जुन निम्न में से किसके दरबारी थे। अशोक के, चंद्रगुप्त सेकंड के, समुद्रगुप्त के, या फिर कनिष्क के। तो ये थे जो आपके कौन, नागार्जुन, ठीक है, ये थे आपके यहाँ पे कनिष्क के, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16वां है, मिताक्षरा किस विषय पर आधारित है, आयुर्वेद, खगोल विज्ञान, या फिर हिंदू विधि संहिता पर, ठीक है। तो मिताक्षरा है, ये है आपका हिंदू विधि संहिता पर आधारित है, ठीक है। 17वां है, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है। पहला है फिरदौसी सिलसिला शेख बहुद्दीन, ठीक है, तो ये तो आपका सही है यहाँ पे। सनक संप्रदाय निर्वांकाचार, ये भी सही है। ब्राउल संप्रदाय दादू दयाल, ये आपका यहाँ पे गलत है। और ब्रह्म संप्रदाय माधवाचार्य, ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कांग्रेस ने तहकीकात कमेटी का गठन किस कमेटी का, इस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। तो देखिए जलियांवाला हत्याकांड जब हुआ था 13 अप्रैल 1919 को, कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ठीक है, अमृतसर में। तो यहाँ पे क्या हुआ, इसकी जांच के लिए जो कांग्रेस था, कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई, जो कमेटी का नाम था तहकीकात कमेटी, ठीक है, तहकीकात करना ऐसे याद रख लो। तो इसके जो कमेटी का अध्यक्ष यहाँ पे किसको बनाया गया था, CR दास को, मोतीलाल नेहरू को, मदन मोहन मालवीय को, महात्मा गांधी को। तो ये बनाया गया था मदन मोहन मालवीय को। देखिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपको पता चल गया, कभी यहाँ क्वेश्चन आता है कि इसमें से किस कमेटी का संबंध किस चीज से है, ठीक है। तो आप वहां से क्वेश्चन कर सकते हैं कि तहकीकात कमेटी का संबंध आपको याद आएगा, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए बनाई गई थी जांच के लिए, किसने, कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। और क्वेश्चन एलिमिनेट भी वहां पे आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी रिसेंट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, इनमें से कौन सा अकाल आयोग से संबंधित नहीं है। तो उसमें 3 कमेटियां जो थी अकाल आयोग से संबंधित थी, ठीक है, मतलब अकाल रिलेटेड बनाई गई थी, और एक उसमें से नहीं थी। तो कभी तहकीकात कमेटी भी ऑप्शन में डालेगा तो आप समझ जाना इसको, ये आपकी जलियांवाला हत्याकांड से रिलेटेड थी करके, ठीक है। 19वां है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है कालिंजर युद्ध 1545 में, ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है आपका। पुरंदर का युद्ध 1665, बिल्कुल सही है। सकरखेड़ा का युद्ध 1724, ये भी बिल्कुल सही है आपका। और अगला है पोर्टोनोवा का युद्ध, ये पोर्टोनोवा का 1785 में नहीं हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा इसका सुमेलित जो नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक थे NM जोशी, MN रॉय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी। तो कौन थे,
तो ये थे आपके एम एन रॉय थे, ठीक है, इसके भारतीय श्रमिक परिसंघ के संस्थापक थे। 21वां क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र गवर्नर जनरल जिसका समाधि स्थल भारत में स्थित है, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। वॉरेन हेस्टिंग? नहीं, इनका तो नहीं है, ठीक है। अगला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, इनका बिल्कुल ऑप्शन हो जाएगा, बिल्कुल राइट, बी, ठीक है। गाजीपुर में इनकी, याद रखना इसको, ठीक, पूछता है बहुत बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला किसने बनाया था? अब पहली बात तो क्वेश्चन पूछेगा सीआर फॉर्मूला किससे रिलेटेड था, तो मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए सीआर फॉर्मूला यहाँ पे बनाया गया था। अब यहाँ पे बनाया गया कि इसमें से किसने बनाया था, जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालचारी, चित्तरंजन दास या फिर वीपी मेनन? तो इसको बनाया गया था आपका, ये बनाया गया था राजगोपालचारी के द्वारा बनाया गया था, कौन सा, सीआर फॉर्मूला, ठीक है। अगला है, दिल्ली षड्यंत्र से संबंधित मामले में किसे फांसी नहीं मिली थी? अब क्वेश्चन यहां से देखना, किसको नहीं मिली थी कह रहा है, ठीक है। रासबिहारी बोस, मास्टर अमीरचंद, अवध बिहारी लाल, बाल मुकुंद, ठीक है। तो इसमें से एक किसको फांसी यहीं पे यहाँ पे नहीं मिली थी, तो रासबिहारी बोस को यहाँ पे नहीं मिली थी, ठीक है। 24वां है, कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन सा था? राष्ट्रकूट, चोल, पल्लव या फिर चालुक्य? किसकी बात कर रहा है? ग्रामीण प्रशासन की बात कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए संबंधित था आपका चोल वंश, जो चोलों का जो ग्रामीण प्रशासन था ना, बहुत अच्छा था वो, ठीक है। 25वां है, देखिए और एक चीज बता दूं, जो चोल थे ना, इनकी नौसेना भी थी, बहुत फेमस नौसेना थी इनकी, नेवी मतलब, ठीक है, तो इसको याद रखना। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न में से किसके द्वारा 1857 की क्रांति में फैजाबाद का नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल, रामचंद्र पांडुरंग, खान बहादुर या फिर अहमदुल्लाह? तो ये भी देखिए 1857 की जो क्रांति थी ना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, तो इस टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। तो फैजाबाद से जो कौन लड़े थे, ये लड़े थे अहमदुल्लाह, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 26वां है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी थी कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है? अब जिससे कल के लेक्चर में मैंने, जो 16वां लेक्चर था हमारा, उसमें मैंने इसको अच्छे से समझाया हुआ वहां पे, ठीक है, कि किस बात में जो हमारा प्रिम्बल था ना, प्रस्तावना, उसमें एक संविधान का भाग है कहा था उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने। तो बेरुवाड़ी संघवाद, गोरखनाथवाद, केशवानंद भारतीवाद या फिर मिनर्वा मिल्स वाद? ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका गोरखनाथवाद में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब आपके लिए होमवर्क है आज का, अभी रिसेंट में आपने देखा होगा ना, ये बेरुवाड़ी संघवाद, केशवानंद भारत, ऐसे जो केसेस हैं, इनकी डेट पूछ रहा है कि इनको अरेंज करो करके, ठीक है, कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था। तो आपके लिए आज का क्वेश्चन रहने वाला है, इन सबके क्या करना है आपको, वो लिखना है, सन लिखना है कि कौन से सन में ये केस हुआ था। जैसे केशवानंद भारती केस 1973 वाला है, मिनर्वा मिल्स केस के बारे में, तो आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, कमेंट में आप लोग लिखेंगे, नहीं भी लिखेंगे तो एक बार जाके पढ़ लेना, क्योंकि मेन क्वेश्चन लिखने, आपसे जो क्वेश्चन पूछने का मतलब ये होता है कि आप इस टॉपिक को जाकर पढ़ो करके, ठीक है। 27वां है, निम्न में किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की पुनर्नुमति की आवश्यकता होती है? ठीक है, अब पहला कह रहा है धन विधेयक, ठीक है, पहला आपका धन विधेयक, ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। दूसरा कह रहा है किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के सीमा क्षेत्र में नाम परिवर्तन करने वाले विधेयक, इसके लिए भी राष्ट्रपति के पास पहले जाना पड़ता है, ठीक है। अगला कह रहा है भूमि अधिग्रहण के संबंधी विधेयक, ये भी है आपका। कराधान से संबंधित विधेयक जिसके राज्य का हित प्रभावकारी होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो चारों के लिए क्या होता है, इसको संसद में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति पहले लेनी होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी रहेगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। 28वां है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न में से किस अनुच्छेद से वर्णित है? अब देखिए ये क्वेश्चन ही मैंने कल कराया था, देखिए अगर डेली बेसिस पे आप वीडियोस को देख रहे हैं ना, तो आपको चीजें रिवाइज भी हो रही है। तो देखिए मैंने पहले कहा था भाग 4 है हमारा, ठीक है, भाग 4 क्या होता है, डीपीएसपी आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, जो कि आर्टिकल हमारे कहां से आते हैं, 36 से लेके आते हैं 51 तक। तो इसी में बात करता है, हमारे कल्याणकारी राज्य की बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्न किस अनुच्छेद में वर्णित है? अब इसमें से एक अनुच्छेद वो भी इसमें यहाँ पे लिखी हुई है, तो ये है आपका अनुच्छेद 38, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 29वां है, संपत्ति का अधिकार क्या है? एक कानूनी अधिकार है, एक मूल अधिकार है, एक प्राकृतिक अधिकार है या फिर एक संवैधानिक अधिकार है? अब देखिए क्वेश्चन अगर स्टार्टिंग में पूछता ना, तो ये क्या होता है, संपत्ति का अधिकार एक हमारा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट था, ठीक है, बट इसको बाद में हटा दिया गया और संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 301 में एक लीगल राइट बना दिया गया, एक कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए करना है, एक कानूनी अधिकार है संपत्ति का अधिकार, ठीक है। और आर्टिकल भी याद रखना 300A, ये पूछ लेता है एग्जाम में कभी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30वां क्वेश्चन है, भारत में संचित निधि के भारित खर्च पर, भारत के संचित निधि के भारित खर्च पर संसद बहस
संसद बहस नहीं कर सकती परंतु मतदान कर सकती है। संसद न बहस कर सकती है न ही मतदान। संसद बहस तथा मतदान दोनों कर सकती है और संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं कर सकती है। तो भारत की जो संसद निधि होती है ना, इस पे जो खर्च होता है तो उसकी बात कर रहा है। तो इसमें क्या होता है, संसद बहस तो कर सकती है परंतु मतदान इसमें नहीं कर सकती है। ठीक है, इसके ऊपर डिस्कशन तो हो सकता है बट यहाँ पे वोटिंग इसके ऊपर नहीं होगी। ठीक है, 31वां है भारतीय संविधान में लिए गए स्रोतों में सही युग। अब देखिए कौन सा हमने संविधान कहां से लिया गया है अपने संविधान के लिए चीजें, वो यहाँ पे बता रहा है। पहला कह रहा है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो देखिए संविधान संशोधन के बारे में हमने जो चीजें बोरो की है ना, वो की है दक्षिण अफ्रीका से क्या हमने चीजें ली हुई है। ठीक है, बिल्कुल सही है, संविधान संशोधन के लिए हमें दक्षिण अफ्रीका से चीजें ली हुई है। दूसरा कह रहा है ऑस्ट्रेलिया। अब जो समवर्ती सूची, हमारी 3 सूचियां हैं, आपने देखा होगा, इसमें जो समवर्ती सूची है ना, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है, बिल्कुल सही है। ठीक है, जापान, हाँ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि द्वारा प्रक्रिया, इसका ये भी पूछता है बहुत बार, तो जापान से हमने ये लिया है। तो तीनों हमारे बिल्कुल राइट है यहाँ पे। तो 31 का हो जाएगा हमारा डी। 1, 2, 3 तीनों के हैं, तीनों युग्म हमारे यहाँ के सम्मिलित है यहाँ पे। 32वां है निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव। अब देखिए क्या कह रहा है सरकार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, कौन सा यहाँ पे प्रस्ताव करके। ठीक है, तो पहली बात तो देखिए अविश्वास प्रस्ताव सरकार लेके नहीं आती है, ऑपोजिशन लेके आती है यहाँ पे, क्योंकि सरकार खिलाफ ही लेके आएगी, सरकार का प्रॉपर काम नहीं हो रहा होगा। ठीक है, लास्ट टाइम आपने देखा होगा जो मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ यहाँ पे जो अपोजिशन वाले हैं वो यहाँ पे लेके आए थे अविश्वास प्रस्ताव। ठीक है, नो कॉन्फिडेंस मोशन कहते हैं, विश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ऑप्शन नंबर 2 बी आपका राइट रहेगा यहाँ पे। ठीक है, 33वां है निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है, कह रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे संघ सूची का विषय नहीं है कहा है, इसको ध्यान देना। ठीक है, चलिए पहला कह रहा है 1 शिक्षा और रक्षा। ठीक है, पहली बात तो रक्षा जो है ना वो आपकी एक संघ सूची का विषय है पहला तो। ठीक है, पहली बात तो इसको हमेशा याद रखना। अब एक चीज याद रखना, अगर रक्षा अगर कट हो गया ना, यहाँ पे पूछा गया था कौन सा संघ सूची का विषय, संघ का है, तो तीसरा वाला ये भी कट, ये भी कट। ठीक है, अब कह रहा है 1 और शिक्षा। हाँ, जो शिक्षा है और जो 1 है ये क्या है, हमारे संघ सूची के विषय नहीं है। ठीक है, ये किसके विषय है, तो ये राज्य सूची के विषय है, राज्य सूची के। ठीक है, और जो शिक्षा है इसमें राज्य और सेंटर दोनों के बात चलती है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे रक्षा नहीं होगा क्योंकि रक्षा पूरा ही संघ सूची का विषय है। ठीक है, बाकी जो 1 और शिक्षा है ये आपके राज्य के भी है और संघ के भी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा यहाँ पे। सॉरी, यहाँ पे पूछा गया है कौन सा संघ सूची का विषय नहीं है, कह रहे हैं ना। हाँ, तो 1 और शिक्षा नहीं है, तो 1 and 2 ही रहेगा, बिल्कुल राइट रहेगा। ठीक है, 34वां है किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया तथा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित कह दिया गया। ठीक है, यहाँ पे कैग की बात कर रहा है, कंट्रोल ऑडिटर जनरल की बात कर रहा है, जो कि आर्टिकल 144 से 148 से लेकर 151 तक है आपका। ठीक है, ये कह रहा है किस वर्ष अकाउंटिंग को ऑडिट लेखा से अलग किया गया। ठीक है, 1975, 1977, 1976 या फिर 1981। इसका राइट ऑप्शन है आपका ये रहने वाला है 1976 रहने वाला है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलिए 35वां क्वेश्चन है जंतुओं का कौन सा समूह विशेष रूप से या मुक्त रूप से रहने वाली समुद्री जीव है, मोलस्का, इकाइनोट्रोमेटा, ऑर्थोपोडा या फिर नीमेटोडा। इसमें से राइट ऑप्शन रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इकाइनोट्रोमेटा। ठीक है, 36वां है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है, कह रहा है। ठीक है, पहला दिया हुआ है केंद्रिका, फैलिक, फोंटाना, बिल्कुल सही है आपका ये। अगला है पुनरावर्तन सिद्धांत, अर्नेस्ट हैक्ले, ये भी सही है। पेनिसिलिन, वॉल्थर फ्लेमिंग, ये आपका गलत हो जाएगा। और चेचक का टीका, एडवर्ड जेनर, ये भी आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा क्योंकि सुमेलित नहीं है, पूछा गया था। ठीक है, 37वां है वर्ष 1990 में अंतरराज्य परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा पर की गई थी। देखिए मैं फिर से कहता हूँ हर वीडियोज में कमिटीज के रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी कमेटी का संबंध किससे था। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है 1990 में अंतरराज्य परिषद के लिए जो कमेटी बनी थी वो कौन सी थी, पुंछी आयोग, सरकारिया आयोग, राजमन्नार आयोग या फिर मुंगेरी लाल आयोग। ठीक है, जिसका राइट ऑप्शन है सरकारिया कमीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, सरकारिया कमीशन सेंट्रल इलेक्शन के लिए भी बनी थी यहाँ पे। ठीक है, इसको याद रखना। 38वां है समवर्ती सूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा विषय शामिल नहीं है। अब देखिए मैंने आपसे पहले कहा था 3 सूचियां होती है, एक संघ सूची होती है, एक राज्य सूची होती है और एक आपकी समवर्ती सूची होती है। संघ सूची में सेंट्रल लॉ बनाती है, राज्य सूची में स्टेट लॉ बनाता है और समवर्ती सूची में दोनों लॉ बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसमें कह रहा है कि कौन सा समवर्ती सूची के अंतर्गत विषय है शामिल है, कह रहा है। तो देखिए शिक्षा मैंने करवाया था, देखिए इससे पहले क्वेश्चन मैंने करवाया था अब यहाँ पे आपको। ठीक है,
वन हो गया और परिवार नियोजन, ये तीनों क्या है आपके समवर्ती सूची के विषय है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल आपका राइट होने वाला है। ठीक है, जन स्वास्थ्य ओनली राज्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला है 39वां, राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है कह रहा है। ठीक है, पहला कह रहा है यह विधानमंडल का अंग होता है, बिल्कुल सही है। ठीक है, राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न पद पर धारण करता है, ये भी आपका बिल्कुल सही है। और वह मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, हाँ बिल्कुल सही है। देखिए मृत्युदंड को क्षमा ओनली राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही है, तीनों राइट होंगे। तो 1, 2 और 3 ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट है। 40वां है, निम्नलिखित में से कौन सा योग में सही सुमिलित नहीं है। अब राज्य दिए हुए हैं, साथ में उनका गठन वर्ष दिया हुआ है। पहला है नागालैंड। ठीक है, तो नागालैंड 1963 में बना था, बिल्कुल सही है आपका। गोवा आपका 1987, देखिए गोवा राज्य का दर्जा इसको 1987 में दिया गया और 1961 में क्या हुआ था, ये आजाद हुआ था। ठीक है, सिक्किम गलत हो जाएगा आपका, 75 नहीं है सिक्किम का। और मिजोरम 87, ये भी आपका बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी रहेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। याद रखना कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाकर हमने ऐसे घातक विष के बीज बो रहे हैं जिसकी फसल बड़ी कड़वी होगी। यह कथन किसने और किस संबोधित कर कहा था। देखिए इंपॉर्टेंट, आपने देखा होगा जब सांप्रदायिक नियोजन की बात यहाँ पे की जाती है कि अलग अलग हम लोग क्या करेंगे, जो सॉरी जो चीजें हैं, ठीक है, जैसे कि अलग अलग पृथक निर्वाचन मंडल की बात दे दी गई थी, मुस्लिमों के लिए अलग दे दी गई थी, एससी के लिए अलग दे दी गई थी, इस टाइप से। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट किसने दिया था कि ये हमारे लिए विष साबित होगा करके। ठीक है, तो ये दिया था भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने वायसराय लॉर्ड मिंटो को ये चीज कही थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, 1909 के आसपास आपने देखा होगा ये चीजें जब आप यहाँ पे एक्ट वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है 42वां, निम्न में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपए में पैसा जुटाते हैं। ठीक है, कॉर्पोरेट बॉन्ड, मसाला बॉन्ड, म्युनिसिपल बॉन्ड या फिर शून्य कूपन बॉन्ड। तो ये कौन से होते हैं, ये होते हैं मसाला बॉन्ड। आपने सुना होगा मसाला बॉन्ड के बारे में। तो इसमें क्या होता है कि जो भारतीय संस्थान है ना, ये विदेशी बाजारों से भारतीय रुपए में क्या करते हैं, जो विदेशी मुद्रा होता है ना, मतलब डॉलर के बजाय भारतीय रुपये में क्या करते हैं ये लोग चीजों को प्रदान करते हैं। ठीक है, 43वां है, ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं देने की नीति का समर्थन किसने किया था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर मनमोहन सिंह, डॉक्टर कर्ण सिंह या फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो ये देखिए इंपॉर्टेंट है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ना शहरी सुविधाएं देने के लिए ये चीज जो कही थी वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने कही थी, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये भारत के राष्ट्रपति भी यहाँ पे रहे थे। ठीक है, 44वां है, निम्न में उत्पादन के क्रियाशील साधन कौन से हैं। पूंजी, श्रम, भूमि या फिर संगठन। तो ये हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, श्रम हो जाएगा। ठीक है, 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर भारत में सेवा कर जो सर्विस टैक्स है ना उसको लागू किया गया था। केलकर समिति, राजा चेलिया समिति, मनमोहन सिंह समिति या फिर यशवंत सिन्हा समिति। तो भारत में अगर हम बात करेंगे सर्विस टैक्स को लागू करने की बात, तो ये की गई थी राजा चेलिया समिति के द्वारा। ठीक है, याद रखना चेलिया समिति का संबंध किससे है, कर सुधार से, ऐसे याद रखना इसको। ठीक है, कर टैक्स रिफॉर्म से। आगे 46वां, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में वंदे मातरम को पहली बार गाया गया था उसकी अध्यक्षता किसने की थी। बहदुद्दीन तैयबजी ने, रहीमतुल्ला एम सयानी ने, रासबिहारी बोस ने या फिर पंडित विशन नारायण धर ने। तो ठीक है, तो वंदे मातरम जो पहली बार गाया गया था, आप लोगों के लिए क्वेश्चन रहेगा कब गाया गया था। ठीक है, तो इसकी जो अध्यक्षता की थी ना वो की थी रहीमुल्ला एम सयानी ने की थी। ठीक है, 47वां है, गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई है, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या है। देखिए एक गांधी जी की आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये आपने बुक पढ़ी भी होगी। ठीक है, अगर नहीं पढ़ी है तो कभी टाइम निकाल के उस बुक को पढ़ना। तो गांधी जी के बारे में आपको जितनी भी लगती चीजें जो सोशल मीडिया से चल रही है ना, व्हाट्सएप ज्ञान, वो आपके भ्रम दूर हो जाएगा। ठीक है, तो ये मुरली मनोहर कृष्ण ने, महादेव देसाई ने, वेंकट पक्षीराज ने या फिर राज पारिक गुप्ता ने। तो इनका जो अंग्रेजी अनुवाद है वो किसने किया है ये कह रहे हैं। ठीक है, तो ये किया गया है महादेव देसाई ने किया है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 48वां है, भारत के किस दर्रे का नाम बदलकर अटल सुरंग कर दिया गया है। जोजिला दर्रा, सिपकिला दर्रा, जवाहर टनल या फिर रोहतांग दर्रा। तो ये हो जाएगा आपका रोहतांग दर्रे का नाम अब अटल सुरंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। 49वां है, ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी याद रखना, का मुख्यालय कहां पर है और ये क्या है, ब्रिक्स देशों का है। अब देखिए ब्रिक्स के बारे में पढ़ लेना, अभी ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, 9 मेंबर भी जुड़े हुए हैं, तो आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, जिसमें ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 2010 में साउथ अफ्रीका ऐड हुआ, इससे पहले ब्रिक था। ठीक है, तो देखिए अभी ब्रिक्स प्लस हो चुका है, क्या हो गया है, ब्रिक्स प्लस हो चुका है, इसमें 4 कंट्री और जुड़ गई है। ठीक है, 49 जो है जिसका राइट ऑप्शन क्या कौन सा हो जाएगा आपका,
इसका मुख्यालय पूछा गया है ना, तो मुख्यालय है आपका ये संघाई चीन में है। कहां पे? संघाई चीन में है। ठीक है, तो ये थे हमारे 49 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसे लगे आपको, स्कोर कितना बना, साथ में वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जो क्वेश्चन पूछे हैं कमेंट करें, और आप मुझे अप्रिशिएट भी ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।